Good evening, everyone. My name is नीना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेस्टर्न हिस्ट्री। आज मैं आप सबके सामने बीए तृतीय वर्ष के सेमेस्टर 5 के पाठ्यक्रम के अनुसार पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में बताने से पूर्व आप सभी के सामने इसके इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका के बारे में आपके साथ कुछ विचार साझा कर रही हूँ। शांति जर्मनी के द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के से 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की इतिश्री हुई, अर्थात 11 नवंबर 1918 को विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई। युद्ध समाप्ति सामान्य जनजीवन के लिए राहत का संदेश लेकर आया था। इस बात से सभी बहुत खुश थे कि युद्ध की जैसा भयंकर कृत्य अब समाप्त हो चुका है और विश्व में एक नई शांति स्थापित होने जा रही है। विश्व युद्ध के दौरान विश्व की संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति डावाडोल हो चुकी थी, जहां एक ओर पराजित देशों के मन में, जिनमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की एवं जर्मनी के मन में ये विशेष कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे और वो इस बात से आतंकित भी थे कि आने वाले समय में उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा या किस प्रकार से उन्हें दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही क्या कहते हैं कि वहीं दूसरी ओर विजयी मित्र जो कि 1918 में युद्ध समाप्ति के बाद विजयी पताका अपने इस विश्व युद्ध में उन्होंने फहराई थी, वो इस बात से वे उन्माद में प्रसन्न हो रहे थे। इस ऐसे वातावरण में वास्तव में ये एक कठिन एवं जटिल कार्य था कि ऐसे टाइम में या ऐसे वक्त में भावी व्यवस्था किस प्रकार प्रस्तुत की जाए, जिसमें मित्र राष्ट्रों के साथ क्या किया जाना चाहिए और विजित राष्ट्रों के साथ क्या होने वाला है। इसके बाद अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ द प्लेस, यानी कि स्थान के चयन को लेकर। कहा जाता है कि शांति सम्मेलन के स्थान के चयन के विषय में कहा जाता है कि पूर्व में जेनेवा को चयनित किया गया था, परंतु पश्चात में फ्रांस के सम्मानार्थ उसकी राजधानी पेरिस को चुना गया था। सम्मेलन के लिए पेरिस को चुना जाना शुभ नहीं था। इसका कारण यह था कि पेरिस तथा इसके निकट के प्रदेश में बड़ा घोर युद्ध हुआ था तथा बहुत ही विनाश हुई। पेरिस के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड के किसी भी स्थान को सम्मेलन के लिए चुना जाना अधिक उपयुक्त रहता, परंतु फ्रांस को सम्मान देने हेतु उसकी राजधानी को पेरिस में चुना गया और यह सम्मेलन पेरिस में क्रियान्वित हुआ। अगला टॉपिक जो है वो इस प्रकार है कि हम लोग इनवाइटेड पावर्स, आखिर इस सम्मेलन में किस प्रकार के देशों को या किन किन देशों को आमंत्रण भेजा गया। सम्मेलन में 32 राष्ट्रों ने भाग लिया था, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जापान, क्यूबा, चीन, ब्राज़ील, बेल्जियम, हैती, हेडजॉन, ग्रीस, चेकोस्लोवाकिया, ग्वाटेमाला, होंडुरस, यूगोस्लोवाकिया, लाइबेरिया, पनामा, कंबाबिया, पुर्तगाल, पोलैंड, निकारागुआ, श्याम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका के संघ, बोलिविया, यूरुग्वे, इक्वाडोर एवं पेरू। इस सम्मेलन में यदि किसी को आमंत्रण नहीं भेजा गया था तो वे देश थे रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं जर्मनी। कहा जाता है कि ये सम्मेलन इस सम्मेलन में आमंत्रित किए गए राष्ट्रों की संख्या शुरुआत में तो बहुत अधिक थी, परंतु धीरे धीरे ये संख्या घटते घटते कम होती गई थी। अगला टॉपिक जो है वो है काउंसिल ऑफ द कॉन्फ्रेंस। आखिर इस काउंसिल में, सम्मेलन की परिषद में कौन कौन लोग थे और ये किस प्रकार से था। सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 18 जनवरी 1919 ईस्वी को हुआ और इसका स्थान था रॉयल पैलेस, वर्साई। यह तारीख जर्मन साम्राज्य की घोषणा की 48वीं वर्षगांठ भी थी। साथ ही जर्मनी ने फ्रांस अर्थात अल्सेस तथा लॉरेन नामक 2 प्रांतों पर कब्जा भी किया था। सम्मेलन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति पुआकार ने किया था। फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसियो, जो कि एक युद्ध मंत्री भी थे, सम्मेलन में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। यानी कि अगर इस सम्मेलन के
इस सम्मेलन के अध्यक्ष जो है माना जाए तो क्लेमेंसियो को बनाया गया। विभिन्न विषयों जैसे युद्ध के लिए जिम्मेदारी, लीग ऑफ नेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून आदि पर विभिन्न समितियां गठित की गई, जिनका अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को बनाया। इस प्रकार इन समितियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, परंतु पूरे साल तक सम्मेलन चलता रहा, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला और पूरे साल भर वाद विवाद में पूरा साल निकलता गया। अगला टॉपिक आता है काउंसिल ऑफ द बिग फोर। कहा जाता है कि अंत में सम्मेलन के सदस्यों की संख्या घटकर 10 रह गई थी, परंतु बाद में इसकी संख्या घटकर 5 पहुंच गई थी, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इटली तथा जापान थे। अंत में मार्च 1919 तक सम्मेलन में 4 सदस्य रह गए, जिन्हें 4 बड़ों की समिति कहा जाता है या द काउंसिल ऑफ बिग फोर कहा जाता है, जो कि इस प्रकार है, जिनमें से अमेरिका की तरफ से वुड्रो विल्सन इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया, इंग्लैंड की तरफ से लॉयड जॉर्ज ने प्रतिभाग किया, फ्रांस की तरफ से क्लेमेंसियो ने प्रतिभाग किया और इटली की तरफ से ऑरलैंडो ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया। परंतु बाद में क्लेमेंसियो और ऑरलैंडो के मतभेद उठ गए और ऑरलैंडो ने सम्मेलन को छोड़ दिया और वह इटली वापस चला गया। इसके अलावा अगला टॉपिक जो आता है वो हमारे समक्ष आएगा कि आखिर वो बिग फोर कौन लोग थे और इनके बारे में या इन पर्सनालिटीज़ के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले बात आती है लॉयड जॉर्ज के बारे में। लॉयड का जन्म लंदन में 1863 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम विलियम जॉर्ज था। 1890 में वह कॉमन सभा का सदस्य बना और 1905 और 1909 में उसने इंग्लैंड के वित्त विभाग का संचालन किया और एक कुशल वित्त मंत्री के रूप में ख्याति भी प्राप्त की थी। 1916 ईस्वी में उसने एक ऐसे समय में प्रधानमंत्री का पद संभाला जबकि युद्ध में जर्मनी विजित हो रहा था। उसने म्यूनिशन ऑफ वार तथा युद्ध परिषद का गठन किया। वह जर्मनी से बदला भी लेना चाहता था। युद्ध समाप्ति के पश्चात उसने बड़ी बुद्धिमानी से जनता के विचारों को समझकर चुनाव का नारा दिया। जर्मनी से क्षतिपूर्ति चीनों और शिलिंग के बदले शिलिंग और टन के बदले टन, इस प्रकार के नारे देकर उवर्सने ने अपने चुनाव को जीता। जॉर्ज का दृष्टिकोण क्लेमेंसियो की तुलना में आधार था। उसके सम्मुख सिर्फ 3 उद्देश्य थे: नौसेना के मामले में जर्मनी का सर्वनाश, नंबर 2 फ्रांस अत्यधिक शक्तिशाली न बने, तीसरा इंग्लैंड को अधिक से अधिक लाभ दिलवाना। अतः इस सम्मेलन से इंग्लैंड को लाभ देने में सफल भी रहा। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पे आते हैं क्लेमेंसियो फ्रांस का प्रधानमंत्री था तथा सम्मेलन का अध्यक्ष भी था। वह 80 वर्षीय एक वृद्ध था जिसके पास राजनीतिक अनुभव था, इसीलिए उसे सम्मेलन का शेर एवं वयोवृद्ध केसरी की भी संज्ञा दी जाती है। उसने 1817 में सेडान के युद्ध में फ्रांस की विनाशकारी हार को देखा था, अतः वह जर्मनी से पूरी तरीके से बदला लेना चाहता था। उनका मुख्य उद्देश्य 1870 से पहले की फ्रांस की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता था तथा 1871 की फ्रैंकफर्ट की संधि से बदला चाहता था। वह बिस्मार्क का अनुयायी था, इसीलिए उसने लॉयड जॉर्ज और विल्सन पर तंज कसा था कि लॉयड जॉर्ज अपने को नेपोलियन मानता है और विल्सन स्वतः को ईसा मसीह। ईश्वर भी 10 आदेश देता है, परंतु विल्सन तो 14 आदेश देता है। अपनी नीतियों के कारण वह पूरे सम्मेलन में छा गया था, इसीलिए कहा जाता है उसने संपूर्ण सम्मेलन ही जीत लिया। नंबर 3 पर आते हैं ऑरलैंडो इटली का प्रधानमंत्री था। विल्सन पर मतभेद होने के कारण वह सम्मेलन में कम ही भाग लिया। कहा जाता है 1915 की लंदन की संधि में विल्सन से मतभेद उनके हो गए थे और इस कारण से उन्होंने इस सम्मेलन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। वह केवल उन्हीं समस्याओं में दिलचस्पी ली जिनका सीधा संबंध इटली से जुड़ता था। नंबर 4 पर आते हैं वुड्रो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था। वह एक सुंदर, द्वेष रहित एवं शांति से युक्त संसार का स्वप्न देखा करता था। प्रथम विश्व युद्ध में उसने एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई थी। उसने अपने 14 सिद्धांतों के आधार पर विश्व शांति का स्वप्न देखा था। गोपनीयता इसमें इन 14 सिद्धांतों के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। इससे पहले पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस यानी कि पेरिस की शांति सम्मेलन के अंतर्गत हम पेरिस की संधि का आधार के बारे में बताते हैं कि पेरिस की संधि का आधार क्या बनाया गया था।
पेरिस शांति सम्मेलन की निर्णय पूरी तरह से 3 बड़े यानी कि बिग 3 के हाथों में केंद्रित थी। शुरुआत में तो सम्मेलन में वाद विवाद हुआ, परंतु काफी वाद विवाद के उपरांत विल्सन के 14 सिद्धांतों को ही सम्मेलन का आधार माना गया, जो कि हम आने वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो विल्सन के 14 सिद्धांत ही एकमात्र उपाय थे आने वाले भविष्य को एक अच्छा भविष्य सुरक्षित करने के लिए। पेरिस की शांति, सबसे पहली बात है कि विल्सन की 14 सूत्र ट्रीटी ऑफ वर्साई। सबसे पहले कहा जाता है विल्सन के 14 सिद्धांतों के आधार पर सम्मेलन ने अपना कामकाज आरंभ किया तथा कई महीनों की चर्चा के बाद जर्मनी के साथ संधि की गई, जो कि वर्साई की संधि के नाम से विख्यात हुई, जिस पर जर्मनी ने 28 जून 1919 को हस्ताक्षर किए। इसी के साथ अन्य पराजित देशों के साथ भी संधियां हुई थी, जो कि हम आगे चलकर एक एक करके बताते हैं। इस प्रकार ये सभी संधियों को एक संधि में मिला दिया गया था, जिसे संयुक्त रूप से पेरिस शांति समझौता का नाम दिया गया। सबसे पहले इस पर बताया जाता है, सबसे पहले हम लोग ट्रीटी ऑफ द वर्साई के बारे में बात करेंगे। इस संधि के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त जरूर कर दिया गया, परंतु उन समस्याओं का अंत नहीं हुआ था जिनके आधार पर ये सभी देश झगड़ रहे थे। 4 महीनों की कड़ी मेहनत के उपरांत 6 मई 1919 को वर्साई की संधि का प्रारूप बनकर तैयार हो गया। इसमें 439 धाराएं तथा 80,000 शब्द थे। इस संधि में 15 भाग थे। 7 मई 1919 को जर्मनी को 230 पृष्ठ का ड्राफ्ट जर्मन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा 3 सप्ताह का समय विचार करने के लिए दिया गया। जर्मन प्रतिनिधि संधि पत्र से 231वीं धारा के उस अनुच्छेद को निकाले जाने की बात कर रहे थे, जिसके अनुसार उन्हें युद्ध का उत्तरदायी ठहराया गया था, परंतु मित्र राष्ट्र इसके लिए तैयार नहीं तथा विवश होकर जर्मनी को वर्साई की शीश महल में संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने लगे और जर्मन प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं इसलिए कि मैं इसे एक संतोषजनक आलेख मानता हूँ, वरन इसलिए नहीं कि यह युद्ध बंद करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्साई की संधि, मेन प्रोविडेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ द वर्साई। वर्साई की संधि अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। इसके प्रमुख बिंदु जो थे वो निम्नवत है। अल्सेस तथा लॉरेन के प्रांत जर्मनी से छीनकर फ्रांस को दे दिए जाएंगे। नंबर 2, यूपेन तथा मालमेडी को बेल्जियम के लिए छोड़ना होगा। नंबर 3, ओसेन प्रांत, पश्चिमी पर्शिया के अधिकांश प्रांत और ऊपरी सिलेसिया का एक हिस्सा पोलैंड को दिया जाएगा। नंबर 4, जनमत के द्वारा निर्णय लेकर उत्तरी श्रेवलिंग का अधिकार डेनमार्क को दिया गया, जबकि दक्षिणी भाग जर्मनी के पास ही रहा। 5वां, जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के लिए मीमेल प्रांत को त्यागना पड़ा। 6वां, पोलैंड टेरिटरीज को ऑस्ट्रिया, जर्मनी तथा रूस के कब्जे से मुक्त करवाया गया। इस प्रकार पोलैंड पुनः एकीकृत हुआ और उसे बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए एक कॉरिडोर दिया गया। द पार्ट ऑफ डेंजिंग को भी जर्मनी के अधिकार से मुक्त करवाकर लीग ऑफ नेशन के अंतर कर दिया गया। युद्ध के उपरांत जर्मनी ने फ्रांस के उत्तरी भाग में स्थित कोयला खदानों को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए फ्रांस जर्मनी पर सार का बेसिन ऑफ सार पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि यह क्षेत्र कोयला खदानों के लिए समृद्ध था। इस प्रकार फ्रांस की कोयला खदानों के नुकसान की भरपाई के लिए बेसिन के ऑफ सार पर 15 वर्ष के लिए फ्रांस को उपयोग हेतु दिया गया, परंतु वह लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत ही रहेगा। आप 15 वर्ष के उपरांत जनमत द्वारा बेसिन के सार का निर्णय लिया जाएगा। नंबर 9, सम्मेलन में शांतों पर अधिकार के लिए विवाद उत्पन्न हुआ। संधि के अनुसार 1898 में जर्मनी ने चीन से अधिकार प्राप्त किया था शांतुंग के लिए, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समर्थन में भाग था कि युद्ध के बाद शांतुंग जापान को दिया जाएगा। इसी प्रकार चीन भी शांतुंग पर अधिकार चाहता था। विल्सन के 14 सिद्धांतों के अनुसार शांतुंग चीन को सौंपा जाने को तैयार थे, जिससे जापान नाराज हो गया और वह सम्मेलन छोड़कर चला गया, जबकि सम्मेलन से इटली पहले ही जाया जा चुका था। इस क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए निर्णय लिया गया कि शांतनु पर इकोनॉमिक अधिकार जापान का रहेगा, पर जबकि राजनीतिक अधिकार चीन को दिए जाएंगे। 10वां,
बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्र राष्ट्रीयता को जर्मनी ने हमेशा के लिए स्वीकार किया तथा गारंटी भी दी। जर्मनी ने चाइना, टर्की, इजिप्ट, मोरक्को और बुल्गारिया पर अपने अधिकार खो दिए। 12वां जनादेश प्रणाली के अनुसार जर्मनी की सभी कॉलोनीज छीन ली गई तथा मिश्र राष्ट्र में भाग दी गई। इसी के साथ आज के लिए यह पेरिस पीस शांति सम्मेलन के लिए आज के लिए यह वीडियो पर्याप्त है। अगली वीडियो में हम जर्मन सैन्यवाद के विनाश, इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रावधान, न्यायिक व्यवस्था और आलोचना संबंधी विषय के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित वीडियो को हम आपके साथ साझा करें। इसी के साथ धन्यवाद।